नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर आपका पसंदीदा विश्लेषण आधारित कार्यक्रम, जहां हम आपको बताते हैं कृषि, व्यापार, टेक्नोलॉजी और नीति जगत की वो 10 बड़ी खबरें जिनका सीधा असर पड़ता है किसानों, उद्योग जगत, निर्यातकों और आम उपभोक्ताओं पर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए AI और जीन एडिटिंग से तैयार हो रही नई धान किस्मों की, स्मार्टफोन के भारत का नंबर 1 निर्यात बनने की, गेहूं और सोलर निर्यात से जुड़ी बड़ी नीति घोषणाओं की, दक्षिण एशिया में निर्यात संकट और वैश्विक बाजार में करेंसी के असर की, और किसानों की आय सुरक्षा से जुड़े अहम राज्य स्तरीय फैसलों की। हर खबर का सिर्फ अपडेट ही नहीं बल्कि उसके मायने क्या हैं और उसका प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा, यह भी हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अब हम बात सबसे पहले करेंगे एक ऐसी खबर की जो भविष्य की खेती की तस्वीर बदल सकती है और खास तौर पर धान उत्पादक देशों के लिए बेहद अहम खबर है ये। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बड़ा शोध प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और जीन एडिटिंग तकनीकी का इस्तेमाल करके चावल की ऐसी किस्में विकसित करने की कोशिश की जा रही हैं जो बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन का सामना कर सके। यह परियोजना डिजाइनर क्रॉप्स पहल के तहत शुरू की गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड से लगभग 3.76 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की फंडिंग मिली है। अब सवाल यह है कि इसमें हो क्या रहा है। वैज्ञानिक AI की मदद से यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि चावल के पौधों में कौन कौन से प्रोटीन तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी जब तापमान बढ़ता है तो पौधे के अंदर कौन सी जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसके बाद CRISPR जैसी आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक से उन खास जीन में सटीक बदलाव किए जाएंगे ताकि पौधा अधिक गर्मी सहन कर सके। मतलब साफ है, ऐसी धान की किस्म तैयार करना जो बढ़ते तापमान के बावजूद उत्पादन बनाए रख सके। अब बात करते हैं इस खबर के मायने क्या हैं। पहला बड़ा मायने यह सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा समाधान है। आज पूरी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में धान जैसी फसल जो तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, उसकी पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अगर यह शोध सफल होता है तो भविष्य में किसान कम जोखिम के साथ खेती कर पाएंगे। दूसरा मायने AI और कृषि का मेल। अब खेती केवल खेत तक सीमित नहीं है बल्कि लैब, डेटा और एल्गोरिदम तक पहुंच चुकी है। AI फसल की संरचना को समझने में मदद करेगा, जिससे रिसर्च का समय कम होगा और परिणाम अधिक सटीक होंगे। तीसरा मायने भारत के लिए रणनीतिक महत्व। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। अगर गर्मी के कारण उत्पादन घटता है तो इसका असर न सिर्फ किसानों पर बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और निर्यात आय पर भी पड़ता है। ऐसे में यह परियोजना भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? किसानों पर। यदि गर्मी सहन करने वाली किस्में विकसित होती हैं तो किसानों को कम नुकसान होगा, उत्पादन स्थिर रहेगा और आय में अनिश्चितता कम होगी। कृषि शोध संस्थानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो यह परियोजना भविष्य में और अधिक बायोटेक और AI आधारित रिसर्च को बढ़ावा देगी। और अगर अब हम इसका प्रभाव देखें कि सरकारों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो नीति निर्माण में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को और अधिक प्राथमिकता मिलेगी। वैश्विक खाद्य बाजार पर अगर इसके प्रभाव की हम बात करें तो अगर बड़े उत्पादक देश उत्पादन बनाए रखते हैं तो वैश्विक चावल बाजार में स्थिरता बनी रहेगी और कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव कम हो सकता है। लेकिन साथ ही जीन एडिटिंग को लेकर नैतिक और नियामक बहस भी तेज हो सकती है। कई देशों में GM और जीन एडिटेड फसलों को लेकर अलग अलग नियम हैं, इसलिए इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग नीति और स्वीकृति पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं, यह आने वाले दशकों की खेती का मॉडल हो सकता है, जहां AI, डेटा और बायोटेक मिलकर जलवायु परिवर्तन से जूझती दुनिया को समाधान देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात देश की राजधानी की, जहां किसानों के हित और कृषि इनोवेशन को लेकर एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित
पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय मेला इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI के कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का फोकस है इनोवेशन, नई तकनीक और किसानों तक सीधी पहुंच। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। नकली कीटनाशकों पर सख्ती की जा रही है ताकि फसल और किसान दोनों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा फार्मर आईडी यानी एक सुव्यवस्थित पहचान प्रणाली की भी बात कही गई, जिससे किसानों को ऋण लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होगी। अब सवाल है, यह मेला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण तकनीक और खेत का सीधा संवाद। अक्सर नई तकनीकें प्रयोगशालाओं तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन ऐसे मेले किसानों को सीधे वैज्ञानिकों और शोध संस्थानों से जोड़ते हैं। दूसरा कारण केंद्र और राज्यों का सहयोग। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विस्तार कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। तीसरा कारण किसानों के उत्पाद और नवाचार को मंच। मेले में किसान अपने उत्पाद, स्टार्टअप मॉडल और नवाचार भी प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाजार और पहचान दोनों मिलती है। अब बात करते हैं इस खबर के असल मायने क्या हैं। तो कृषि को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम है ये। नकली इनपुट पर नियंत्रण से किसानों की लागत और जोखिम कम हो सकता है। डिजिटल पहचान प्रणाली से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि इसका प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा। तो किसानों पर अगर हम देखें तो उन्हें नई किस्मों, आधुनिक मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे मिलेगी। कृषि वैज्ञानिकों पर इसका क्या प्रभाव है? तो उन्हें जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और समाधान साझा करने का अवसर मिलेगा। कृषि स्टार्टअप और कंपनियों पर अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें तो उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए ग्राहक जोड़ने का मंच मिल रहा है। पॉलिसी मेकर्स के ऊपर क्या है? तो उन्हें यह फीडबैक मिलेगा कि योजनाएं जमीन पर किस तरह से काम कर रही हैं। एसी कमरे में बैठकर योजनाएं बन तो जाती हैं, लेकिन असल में जमीन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं, क्या काम कर रही हैं, उसकी जानकारी उनको ये फीडबैक मिल सकता है। कुल मिलाकर पूसा कृषि विज्ञान मेला केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच एक सेतु है जो कृषि को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो यह थी आज की हमारी बड़ी खबर और अब हम बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम टॉप 10 की 10वीं और अंतिम खबर की तरफ। अब बात करते हैं एशिया के एक बड़े चावल निर्यातक देश की, जहां करेंसी की मजबूती ने निर्यात को झटका दे दिया है। थाईलैंड के चावल निर्यात में जनवरी 2026 के दौरान 17.5% की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी 2026 में थाईलैंड ने लगभग 5,30,287 टन चावल निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में काफी कम है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मजबूत थाई बाट, यानी देश की मुद्रा का मजबूत होना। जब किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो उसके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे हो जाते हैं। यही थाई चावल के साथ हुआ। विदेशी खरीदारों के लिए थाई चावल की कीमतें बढ़ गई, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। इसके साथ ही वैश्विक बाजार में चावल की आपूर्ति भी बढ़ी है। खासकर इंडिया, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे प्रमुख उत्पादक देशों से अधिक सप्लाई आने लगी है। जब बाजार में माल ज़्यादा होता है तो कीमतों पर दबाव बनता है और महंगे चावल को खरीदार कम प्राथमिकता देते हैं। केवल मात्रा ही नहीं, बल्कि निर्यात का कुल मूल्य भी काफ़ी गिरा है। थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने 2026 के लिए अपने निर्यात लक्ष्य को घटा दिया है और यह लक्ष्य पिछले 5 वर्षों में सबसे कम बताया जा रहा है। संस्था ने सरकार से विनिमय दर प्रबंधन यानी एक्सचेंज रेट को संतुलित रखने की भी अपील की है, ताकि थाई चावल फिर से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सके। अब बात करते हैं इस खबर के असल मायने क्या है। तो पहला बड़ा मायने, मुद्रा की ताकत हमेशा फायदेमंद नहीं होती। आमतौर पर मजबूत करेंसी को अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत माना जाता है, लेकिन निर्यात आधारित सेक्टर के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरा मायने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है। भारत, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों की बढ़ती सप्लाई ने थाईलैंड पर दबाव बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में एशियाई चावल बाजार में कीमतों की प्रतिस्पर्धा और तीखी हो सकती है। और तीसरा मायने, वैश्विक चावल
कीमतों पर असर। जी हां, अगर थाईलैंड निर्यात घटाता है लेकिन अन्य देश सप्लाई बढ़ाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता या गिरावट देखी जा सकती है। अब इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ने वाला है? तो थाई किसानों पर कम निर्यात का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ सकता है, घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और इसका इम्पैक्ट हम वैश्विक खरीदारों पर देखें तो उन्हें सस्ते विकल्प मिल सकते हैं, खासकर भारत और वियतनाम से। भारतीय और अन्य निर्यातकों पर यह उनके लिए अवसर बन सकता है। यदि थाई चावल महंगा है तो भारतीय चावल की मांग बढ़ सकती है। मुद्रा और व्यापार नीति निर्माताओं पर अगर हम असर देखें तो उन्हें यह संतुलन बनाना होगा कि मजबूत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धी निर्यात दोनों कैसे साथ साथ चलें। कुल मिलाकर यह खबर हमें बताती है कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, मुद्रा, वैश्विक सप्लाई और रणनीति व्यापार नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो यह थी आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर और इस खबर के मायने आपने क्या निकाले हैं हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अब हम बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ जो सीधे देश के अनाज बाजार, किसानों और वैश्विक व्यापार से जुड़ी है। भारत सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन यानी 2.5 मिलियन टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि देश की समग्र गेहूं निर्यात नीति अभी भी आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित मानी जाती है, यानी सामान्य परिस्थितियों में गेहूं का निर्यात खुला नहीं है, लेकिन इस नए फैसले के तहत सीमित और नियंत्रित तरीके से विदेशों में गेहूं भेजने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं निर्यात की प्रक्रिया, शर्तें और तकनीकी विवरण बाद में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। अब सवाल यह है, जब नीति प्रतिबंधित है तो यह अनुमति क्यों दी गई? तो सरकारी सूत्रों के अनुसार इस फैसले के पीछे 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, घरेलू बाजार को स्थिर रखना। यदि सरकार के पास सरप्लस स्टॉक है और घरेलू कीमतें नियंत्रण में हैं तो सीमित निर्यात से बाजार संतुलित किया जा सकता है। दूसरा, किसानों को बेहतर रिटर्न देना। जब उत्पादन अधिक होता है और सरकारी भंडार भरे रहते हैं तो बाजार में कीमतों पर दबाव बन सकता है। ऐसे में निर्यात की अनुमति देकर अतिरिक्त स्टॉक बाहर भेजा जाता है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है। तीसरा, खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना स्टॉक प्रबंधन। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित ना हो, इसलिए निर्यात कंट्रोल्ड मोड में किया जाए। अब बात करते हैं इस फैसले के असल मायने क्या हैं। तो यह संकेत है कि देश में गेहूं की उपलब्धता फिलहाल पर्याप्त है। सरकार संतुलित नीति अपना रही है, पूरी तरह खुला निर्यात नहीं लेकिन पूरी तरह बंद भी नहीं। वैश्विक बाजार में भारत की उपस्थिति फिर से बढ़ सकती है और इसका प्रभाव अगर हम देखें तो किस पर कैसा पड़ सकता है। तो किसानों पर अगर निर्यात से मांग बढ़ती है तो मंडियों में कीमतों को सहारा मिल सकता है। आटा मिलों और घरेलू उद्योग पर उन्हें यह देखना होगा कि घरेलू आपूर्ति पर कोई दबाव ना बने। और वैश्विक खरीदार देशों पर अगर हम देखें तो उन्हें भारत से सीमित मात्रा में गेहूं मिलने का अवसर मिलेगा, खासकर उन देशों को जहां आपूर्ति की कमी है। और सरकार पर तो स्टॉक प्रबंधन और मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी रहेगी। कुल मिलाकर यह कदम संतुलन की नीति का उदाहरण है, जहां एक ओर किसानों के हित को ध्यान में रखा गया है तो दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यह थी आज की हमारी चौथी बड़ी खबर और अब हम बढ़ते हैं अगली 5वीं खबर की तरफ। अगर आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब बात एक ऐसी बड़ी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर दिखाती है, खेती से उद्योग तक और अब तकनीक से वैश्विक बाजार तक। साल 2025 में स्मार्टफोन भारत का नंबर 1 निर्यात उत्पाद बन गया है। विदेशों में स्मार्टफोन की कुल शिपमेंट लगभग $30 बिलियन यानी कि करीब $30 अरब तक पहुंच गई है। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सिर्फ निर्यात ही नहीं बल्कि देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन भी लगभग 5.5 लाख करोड़ यानी कि करीब $60 बिलियन के आसपास आंका गया है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 लाख करोड़ यानी लगभग $44 बिलियन से आगे निकल गया है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? पहला कारण,
निर्यात की संरचना में बदलाव। पहले भारत का निर्यात मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण या कृषि उत्पादों पर आधारित था, लेकिन अब हाईटेक उत्पाद खासकर स्मार्टफोन शीर्ष पर पहुंच गए हैं। दूसरा कारण मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार। भारत में प्रीमियम डिवाइस खासकर आईफोन जैसे स्मार्टफोन का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। वैश्विक कंपनियों ने भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना शुरू किया है। तीसरा कारण है वैश्विक मांग यानी ग्लोबल डिमांड और चाइना प्लस वन रणनीति। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन को विविधीकृत कर रही हैं और भारत इसका लाभ उठा रहा है। अब बात करते हैं इस खबर के असल मायने क्या हैं। तो यह संकेत है कि भारत केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादन केंद्र भी बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं, विदेशी निवेश और सप्लाई चेन इकोसिस्टम मजबूत होगा। अब इसके प्रभाव की भी हम बात कर लेते हैं। तो युवाओं और कामगारों पर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, डिजाइन और सपोर्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव? निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है। वैश्विक बाजार पर इसका क्या प्रभाव है? तो भारत की भूमिका इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में और मजबूत होगी। और पारंपरिक निर्यात सेक्टर पर तो अब प्रतिस्पर्धा और प्राथमिकता का संतुलन बनाना होगा, क्योंकि नीति फोकस हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह खबर बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के बाजार में अग्रणी बन रहे हैं। यह आज की 5वीं बड़ी खबर थी जो हमें बताती है कि हम किस तरह से टेक में भी बड़ी काम कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो भारत और अमेरिका के बीच हुए एक अहम व्यापार समझौते की है, जिसने सोलर उद्योग को बड़ी राहत दी है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच हुए नए ट्रेड डील के तहत भारतीय सोलर उत्पादों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। पहले ये टैरिफ करीब 50% तक पहुंच गए थे, जिससे भारतीय कंपनियों की अमेरिका के इस फैसले से खास तौर पर भारत की प्रमुख सोलर कंपनियों जैसे वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। अब सवाल है, यह समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण अमेरिकी बाजार का आकार। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े सोलर बाजारों में से एक है। वहाँ क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन पर भारी निवेश हो रहा है। ऐसे में टैरिफ कम होने से भारतीय उत्पाद सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। दूसरा कारण व्यापार तनाव में राहत। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते अमेरिकी शुल्क और व्यापारिक तनाव ने भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी थी। अब टैरिफ घटने से बाजार तक पहुंच आसान होगी। तीसरा कारण सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। दुनिया भर में कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में भारत एक वैकल्पिक सप्लायर के रूप में उभर रहा है। अब बात करते हैं इस खबर के मायने क्या हैं। भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैश्विक स्तर पर मजबूत हो सकता है। निर्यात बढ़ने से उत्पादन क्षमता और निवेश दोनों में तेजी आ सकती है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसका प्रभाव किस पर पड़ने वाला है और कितना पड़ने वाला है? तो भारतीय सोलर कंपनियों पर अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो उन्हें बड़े ऑर्डर और बेहतरीन मार्जिन मिलने की संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? तो निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिलेगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं और डेवलपर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर सोलर पैनल और उपकरण मिल सकेंगे। वैश्विक सोलर बाजार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कीमतें संतुलित होंगी और ग्रीन एनर्जी अपनाने की रफ्तार तेज हो सकती है। कुल मिलाकर यह समझौता केवल टैरिफ में कटौती नहीं बल्कि यह संकेत है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी नई दिशा में आगे बढ़ रही है और इसका केंद्र है स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य। यह थी आज की हमारी छठी सबसे बड़ी खबर और यह खबर आपको किस तरह से इम्पैक्ट दे सकती है या दे रही है, कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो निर्यात पर काफ़ी हद तक निर्भर है और जहां से चिंता की खबर सामने आई है। बांग्लादेश के एयरपोर्ट कार्गो वॉल्यूम में करीब 40% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी हवाई मार्ग से होने वाला निर्यात और आयात
दोनों तेजी से घटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह गिरावट कोई एक महीने की नहीं बल्कि लगातार 6 महीनों से जारी निर्यात सुस्ती का नतीजा है। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? अधिकारियों और उद्योग सूत्रों के अनुसार वैश्विक मांग में कमजोरी इसका प्रमुख कारण है। खासकर बांग्लादेश के सबसे बड़े निर्यात सेक्टर रेडीमेड गारमेंट्स की शिपमेंट में कमी आई है। जब दुनिया के बड़े बाजारों में कपड़ों और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटती है तो उसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जिनकी अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है। सिर्फ निर्यात ही नहीं, आयात गतिविधियां भी कमजोर रही हैं। इसका मतलब है कि घरेलू उद्योगों में उत्पादन और व्यापार की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। अब बात करते हैं इस खबर के असल मायने क्या हैं। तो पहला मायना हम बात करें तो यह है आर्थिक दबाव की। अगर एयर कार्गो 40% गिरता है तो यह सिर्फ लॉजिस्टिक्स का आंकड़ा नहीं है बल्कि यह व्यापारिक गतिविधियों में व्यापक मंदी का संकेत है। दूसरा मायना है रोजगार पर असर। बांग्लादेश में लाखों लोग गारमेंट उद्योग पर निर्भर हैं। निर्यात कम होने से उत्पादन घट सकता है और रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। तीसरा मायने की भी अगर हम बात कर लें तो विदेशी मुद्रा आय में कमी। निर्यात घटने का मतलब है कम विदेशी मुद्रा, जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किस पर पड़ेगा और कैसा पड़ेगा? तो गारमेंट उद्योग पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ऑर्डर घटने से फैक्ट्रियों की क्षमता उपयोग कम हो सकता है। लॉजिस्टिक्स और एयरपोर्ट सेक्टर पर कार्गो वॉल्यूम घटने से रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा और सरकार पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसे व्यापार को प्रोत्साहन देने और निर्यात बाजारों को विविधीकृत करने की रणनीति बनानी होगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो यदि बांग्लादेश की निर्यात प्रतिस्पर्धा घटती है तो कुछ ऑर्डर अन्य देशों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह खबर हमें बताती है कि ग्लोबल डिमांड में मामूली बदलाव भी निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है। तो यह थी आज की हमारी 7वीं बड़ी खबर। अब बात करते हैं एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय कृषि मेले की जो केवल प्रदर्शनी नहीं बल्कि क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और एग्रीटेक सहयोग का बड़ा मंच बनने जा रहा है। तुर्की के शहर कोन्या में 7 से 11 अप्रैल 2026 तक 22वां कोन्या एग्रीकल्चर फेयर आयोजित होने जा रहा है। यह मेला खुद को एक रणनीतिक हब के रूप में स्थापित कर रहा है जहां तुर्की की कृषि तकनीक को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मीना मतलब मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र के बाजारों से जोड़ा जाएगा। करीब 96,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित इस मेले में अत्याधुनिक कृषि मशीनरी, प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट फार्मिंग टूल्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। अब सवाल है, यह मेला इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? पहला कारण खाद्य सुरक्षा की चुनौती। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देश आयात पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बढ़ती आबादी के कारण खाद्य सुरक्षा वहां बड़ी चुनौती है। ऐसे में आधुनिक तकनीक ही उत्पादन बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का रास्ता बन सकती है। दूसरा कारण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार। यह मेला केवल मशीनें दिखाने का मंच नहीं है बल्कि बिजनेस डील, तकनीकी साझेदारी और दीर्घकालिक सहयोग के अवसर प्रदान करेगा। तीसरा कारण तुर्की की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। इसकी औद्योगिक क्षमता और लॉजिस्टिक नेटवर्क मीना यानी कि मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र तक तेज डिलीवरी और लागत प्रभावी सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस खबर के असल मायने क्या है। क्षेत्रीय सहयोग मजबूत हो सकता है। आधुनिक कृषि तकनीक के जरिए जल और भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। टिकाऊ और जलवायु संवेदनशील खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसका प्रभाव अगर हम देखें किस पर क्या पड़ेगा तो मीना देशों के किसानों पर उन्हें आधुनिक मशीनरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी जिससे उनका उत्पादन बढ़ सकता है। तुर्की के एग्रीटेक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो नए बाजार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वैश्विक कृषि व्यापार पर इसका क्या प्रभाव है तो क्षेत्रीय साझेदारी मजबूत होने से खाद्य आपूर्ति श्रृंखला अधिक स्थिर हो सकती है और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो उन्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि तकनीक और सहयोग के जरिए खाद्य संकट से कैसे निपटा जा सकता है,
कुल मिलाकर कोन्या एग्रीकल्चर फेयर 2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बनने की तैयारी में है जो तकनीक, व्यापार और खाद्य सुरक्षा को एक साथ जोड़कर क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत कर सकता है। अब बात एक ऐसी बड़ी खबर की जो सिर्फ सामाजिक पहल नहीं बल्कि संवेदनशील समाज की पहचान भी है। लायंस इंटरनेशनल ने चेन्नई में हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत 100 दिव्यांग जनों को चावल और किराना किट वितरित की गई। सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि 2 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई ताकि उनके उपचार, शिक्षा या विशेष जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इस अवसर पर बीकन ऑफ होप फॉर द डिफरेंटली एबल्ड अवार्ड सामाजिक कार्यकर्ता साई संकारा पंचा पाकेसन को दिया गया। पिछले 30 वर्षों से वे दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब सवाल है इस खबर के मायने क्या हैं? पहला मायने, समावेशी समाज की दिशा में कदम। दिव्यांगजन अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से दोहरी चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में राशन किट जैसी सहायता उनके परिवार के लिए तत्कालिक राहत बनती है। दूसरा मायने, आर्थिक सहयोग का महत्व। 10,000 रुपए की सहायता भले ही बड़ी ना लगे लेकिन जिन परिवारों के पास सीमित संसाधन हैं उनके लिए यह बड़ी मदद साबित हो सकती है। विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए इलाज, थेरेपी और विशेष शिक्षा की लागत काफ़ी अधिक होती है। तीसरे मायने की अगर हम बात करें तो दीर्घकालिक सेवा का सम्मान। जब 30 वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे किसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो वह केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता बल्कि समाज सेवा की उस सोच को मान्यता मिलती है जो बदलाव लाती है। अब इसका प्रभाव हम देखें कि किस पर क्या पड़ने वाला है। तो दिव्यांगजन और उनके परिवारों पर उन्हें तात्कालिक राहत और मनोबल दोनों मिलेगा। यह संदेश भी जाएगा कि समाज उनके साथ खड़ा है। सामाजिक संगठनों पर इसका क्या प्रभाव है? तो ऐसी पहल अन्य संस्थाओं को भी प्रेरित करेगी कि वे दिव्यांगजनों के लिए ठोस कार्यक्रम चलाएं। नीति निर्माताओं पर इसका प्रभाव अगर हम देखें तो यह याद दिलाता है कि दिव्यांग कल्याण केवल सरकारी योजना का विषय नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। और आम समाज पर अगर हम इसके प्रभाव की बात देखें तो ऐसे कार्यक्रम संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर यह खबर हमें याद दिलाती है कि विकास का असली अर्थ तभी है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी साथ चले। तो यह थी आज की हमारी बड़ी खबर और अब हम बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम टॉप 10 की 10वीं और अंतिम खबर की तरफ। और यह खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत अहम कृषि सहायता उपायों की घोषणा की है। राज्य सरकार ने तय किया है कि भावांतर योजना का दायरा अब सरसों की फसल तक बढ़ाया जाएगा। भावांतर योजना का मतलब है यदि बाजार में फसल का भाव सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे चला जाता है तो उस अंतर की भरपाई सरकार किसानों को करेगी। यानी यदि किसान को मंडी में कम कीमत मिलती है तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी ताकि उसे एमएसपी के बराबर या उसके आसपास आय मिल सके। इसके अलावा उड़द यानी काली दाल उगाने वाले किसानों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। उड़द उत्पादकों को एमएसपी के ऊपर 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण, किसानों की आय सुरक्षा। कई बार बाजार में कीमतें गिर जाती हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। भावांतर योजना से यह जोखिम कम होगा। दूसरा कारण है फसल विविधीकरण। मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में किसान परंपरागत रूप से सीमित फसलें उगाते हैं। सरसों और दालों को प्रोत्साहन देने से खेती का पैटर्न बदलेगा जिससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे। तीसरा कारण, दाल और तिलहन में आत्मनिर्भरता। भारत बड़ी मात्रा में तिलहन और कुछ दालों का आयात करता है। यदि उत्पादन बढ़ता है तो आयात पर निर्भरता कम हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। यह संकेत है कि राज्य सरकारें अब सिर्फ एमएसपी घोषित करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वास्तविक आय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। बोनस नीति से उड़द की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे घरेलू आपूर्ति मजबूत हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रभाव बढ़ सकता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? तो सरसों और उड़द के किसानों पर उन्हें मूल्य गिरने का डर कम होगा और बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ेगी। मंडी बाजार पर इसका इंपैक्ट अगर हम देखें तो कीमतों में अत्यधिक गिरावट को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव है? तो यदि उत्पादन बढ़ता है तो भविष्य में दाल और तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। राज्य सरकार पर क्या इंपैक्ट है? तो उसे वित्तीय बोझ भी उठाना होगा, क्योंकि भावांतर और बोनस के लिए बजट आवंटन जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह फैसला किसानों की आय सुरक्षा देने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। इसी के साथ आज की टॉप 10 खबरों का हमारा समापन होता है। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। तो ये थी आज की एग्री, कमोडिटी और पॉलिसी जगत की 10 बड़ी खबरें, जहां हमने सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे की रणनीति, अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ने वाले असर को भी समझने का प्रयास किया है। कृषि अब केवल खेत तक सीमित नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, वैश्विक व्यापार, मुद्रा नीति, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सभी से जुड़ा हुआ एक व्यापक तंत्र बन चुका है। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया ही हमें बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एग्री, कमोडिटी और पॉलिसी की हर बड़ी और असरदार खबर के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।